Good afternoon to all students. Dear student, this chapter for class 11 is unit and dimension. Unit is most applicable for each type of physical quantity. Dimension is depend upon the unit of that physical quantity. It means, for example, if different types of person are identified by different names, such as different types of physical quantity also observed by the help of unit. प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी अभी क्लास 11 के लिए यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और बीमा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से ही इसी चैप्टर से मेनली सिलेबस स्टार्ट होता है। इसके पहले जो फिजिकल वर्ल्ड था वो केवल इंट्रोडक्शन था, उसमें सिलेबस का कोई वैसा चीज क्वेश्चन आता नहीं है। यहाँ से मेन आपको जरूरत है यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से अगर एक भी दिन आपका क्लास मिस होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, और इसलिए आप डेली अपने एक नियत टाइम जो आपको दिया गया है 3 से 4 बजे अपना फ्रेश होकर के आधा घंटा पहले फ्रेश होकर के बैठ जाया करें और साथ साथ कॉपी में नोट करते जाएं। जिस प्रकार से क्लास में आकर के पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से पढ़ेंगे, आपको एक विद्या आराम से सब कुछ समझ में आते जाएगा और विद्या आगे बढ़ेगा। और अगर आप आदत बना लिए हैं जब मन तब उतारने का, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे उतारते रह जाएंगे। कोई फिल्म मान लीजिए 1975 में बना था, उसको 1975 में भी देखा गया, 1976 में भी देखा गया, 1900 अभी भी 2020 में देखना है तो देखिए। तो वो पढ़ाई का तरीका नहीं है। पढ़ने के लिए आपको एक नियत टाइम पर ही बैठना पड़ेगा। इसके बारे में हम प्रतिदिन बोल रहे हैं। वैसे कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी आपके फ्रेंड्स के पास, ताकि और भी सब्सक्राइब हों और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और इससे आप सबों का फ़ायदा होगा। अब गौर आपको ये करने की ज़रूरत है कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है इसमें एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। जिस प्रकार हम लोग हर व्यक्ति को अलग अलग नाम से पहचानते हैं, मान लीजिए क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम उसका किसी का नाम नहीं जान रहे हैं तो बोलेंगे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए, पता ही नहीं उसका नाम क्या है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम नाम जान जाएंगे तो बोलेंगे अभिषेक स्टैंड अप, मुकुल स्टैंड अप, तो स्पष्ट हो जाएगा कि अभिषेक को ही उठना है। लेकिन पहले अगर हम बोलते खड़ा हो जाए तो हो सकता है कि पीछे वाला या बगल वाला भी खड़ा हो सकता था, लेकिन अगर हम बोल दिए अभिषेक स्टैंड अप तो अभिषेक ही स्टैंड अप होगा। समझ रहे? तो जिस प्रकार हम लोग अलग अलग आदमी का नाम से उसका पहचान करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न भौतिक राशि का यूनिट के द्वारा पहचान किया जाता है। और अगर हम यूनिट ना जाने तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम फोर्स का मान निकालते हैं, अगर हम फोर्स का मान निकालते हैं और यहाँ पर हम लिख दिए 100, इससे साफ नहीं है कि ये फोर्स ही है ये फोर्स ही है, ये साफ नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम न्यूटन लगा दिए तो ये साफ हो गया कि फोर्स ही है। अगर हम मान लीजिए T लिख दिए 30, इससे साफ नहीं है कि T टाइम ही है, T टेंशन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम T में लगा दिए सेकेंड तो ये स्पष्ट हो गया कि टाइम ही है। इसलिए भाई आप सभी इस पहले चैप्टर से मन लगा करके ध्यान दीजिए। अगर ये पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन आपका छूटा या ठीक से नहीं पढ़े तो आपको आगे दिक्कत स्टार्ट, समझिए, हो गया।
और अगर आप यहाँ से मन से पढ़ते चले तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हम 100% ये आपको विश्वास दिला सकते हैं। अब गौर कीजिए, इसलिए अब यूनिट कितना इम्पोर्टेंट है। लगता तो बड़ा छोटा है यूनिट, क्या कुछ नहीं, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जूल, कुछ नहीं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग सिस्टम में भी वैल्यू दिया रहता है। जब तक आप एक सिस्टम में नहीं लाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में पढ़ाए थे डायमेंशनल इक्वेशन, और डायमेंशनल इक्वेशन में आपको ये बताए थे डायमेंशनल इक्वेशन का यूज क्या है। तो डायमेंशनल इक्वेशन का कई यूज है। हम लोग नया फार्मूला बना सकते हैं, हम लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं, है ना। हम लोग किसी फार्मूला को चेक कर सकते हैं वो फार्मूला सही है या नहीं है। तो बहुत सारे यूज है। अब इसका लिमिटेशन पढ़िए। अगला पॉइंट है लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इसका हिंदी है विमीय समीकरण का सीमाएं। देखिए भाई, विमीय समीकरण का सीमाएं या विमीय समीकरण की सीमाएं ये भी कह सकते हैं। तो गौर कीजिए, विमीय समीकरण की क्या सीमाएं हैं, अब इस पर हम लोगों को चलना है। आपको पता ही है भाई कि हर चीजों की एक सीमा होती है। एक मुहावरा भी है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। हम लोगों को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना चादर की लंबाई है। अगर हम ज्यादा फैलाए तो पैर बाहर निकल जाएगा। हर चीज की सीमा होती है। आप सुने होंगे महिलाओं की एक सीमा होती है, पुरुषों की एक सीमा होती है, हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, किसी देश की सीमा होती है, किसी जिला की सीमा होती है। हर चीज की एक सीमा होती है, और अगर आप सीमा का उल्लंघन करते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और सीमा का इसीलिए कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सीमा हो। तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है। तो कौन कौन सी सीमाओं को अब हम लोगों को फॉलो करना है कि डायमेंशनल इक्वेशन की क्या क्या सीमाएं हैं। तो चलिए पहले नंबर पर चलते हैं। नंबर 1, डायमेंशन ऑफ any physical quantity must be represent in the form of M, L and T. Dimension of any physical quantity must be represented in the form of M, L and T. इसका मतलब हुआ किसी भौतिक राशि,
को एम एल और टी के रूप में ही व्यक्त करना चाहिए। देखिए भाई, किसी भौतिक राशि को एम एल और टी के रूप में ही व्यक्त करना चाहिए। एक सीमा है इसका। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एम एल एंड टी। किसी भी भौतिक राशि का जब भी आपको डायमेंशन लिखना है तो याद रखिए उसको एम एल और टी के रूप में ही लिखना है। पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी और बहुत सारा बताएंगे किसका क्या डायमेंशन होगा, निकालेंगे। तो याद पहला बात रखिए कि किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन जब लिखेंगे उसको एम एल टी के रूप में ही लिखना है, पहली बात है। दूसरी बात, नंबर 2, the power must be placed over M, L and T। इसका हिंदी हुआ M, L और T के ऊपर भार मतलब पावर अवश्य ही लगाना चाहिए, अवश्य ही लगाना चाहिए। देखिए भाई, गौर कीजिए। The power must be placed over M, L and T। M, L और T के ऊपर पावर अवश्य ही लगाना चाहिए। तो दो शर्त हो गया, एक तरह से शर्त है ये, लिमिटेशन क्या है, शर्त है। तो कभी भी किसी भी भौतिक राशि का अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो पहली बात याद कर लीजिए एम एल टी के रूप में ही लिखना है। दूसरी बात, उसके ऊपर पावर अवश्य लगाना है। दोनों बात कंसेप्ट क्लियर है। पहला क्या है कि जब भी डायमेंशन लिखेंगे किसी का एम एल टी के रूप में ही लिखेंगे, और दूसरी बात जब भी डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी के ऊपर पावर अवश्य लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल सब भी समझाएंगे। अभी ध्यान कंसंट्रेशन में आगे बढ़िए। चलिए यहाँ तक लिख लिए हैं, अगले इसको उदाहरण इसका समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, किसी का भी डायमेंशन अगर लिखना है एम एल टी के रूप में ही लिखेंगे, इसके ऊपर पावर अवश्य लगाएंगे। अभी ये मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल टी के रूप में लिखेंगे। अभी हमें पावर पता नहीं है, मान लिए पावर क्या है, ए बी सी है। इस तरह के पावर को कहते क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर dimensionally constant, where A, B and C are dimensionally constant। इसका मतलब हुआ जहां A, B और C विमीय नियतांक है। देखिए भाई, तो गौर करना है, पहला कंडीशन है, पहला शर्त है कि किसी का भी डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी के रूप में ही लिखेंगे, और दूसरा कंडीशन है उसके ऊपर पावर अवश्य लगाएंगे। एक बार आपका साइनिंग चेक लेते हैं, कैमरा का साइनिंग क्या है। साइनिंग तो है थोड़ा, यस, ये रहना चाहिए। अब साफ साफ दिख रहा होगा, नोट कीजिए।
देखिए भाई, तो किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन आपको लिखने के लिए सबसे पहले याद रखना है, उसका डायमेंशन एमएलटी के रूप में ही लिखा जाएगा। एम क्या है? मास के लिए। एल क्या है? लेंथ के लिए। टी क्या है? टाइम के लिए। ये सब क्या है? बेस यूनिट में आता है, फंडामेंटल में आता है, इसलिए हम लोग डायमेंशन एमएलटी के रूप में ही लिखते हैं। और दूसरी बात, उसके ऊपर पावर अवश्य लगाते हैं। यहाँ पर एबीसी के रूप में एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ऐसी तरह के पावर को हम लोग डायमेंशनरी कांस्टेंट कहते हैं, विमीय स्थिरांक कहते हैं। चलिए अब इसका तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, द डायमेंशन is not depend upon the numerics। इसका हिंदी हुआ विमा अंक पर निर्भर नहीं करता है। विमा अंक पर निर्भर नहीं करता है। देखिए भाई, विमा अंक पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात है, द डायमेंशन इज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिक्स। विमा अंक पर निर्भर नहीं करता है। कैसे? इसके लिए तो आपको एग्जाम्पल पे चलना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए फोर्स 5 न्यूटन है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर मान करके फोर्स का मान कितना है? 5 न्यूटन है। ये फोर्स जो 5 न्यूटन है, न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं न्यूटन को। अब अगर हम डायमेंशन निकालेंगे फोर्स का, डायमेंशन शॉर्ट में लिखे हैं, डायमेंशन अगर हम अब फोर्स का निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन ये 5 का कुछ नहीं होगा, 5 का कुछ नहीं होगा, अंक है। डायमेंशन अंक पर निर्भर नहीं करता है। इसका होगा तब केजी का क्या हो जाएगा? एम। मीटर क्या है? लेंथ। क्या हो जाएगा? एल। सेकेंड क्या है? टाइम। क्या हो जाएगा? टी। पावर कितना है? -2। यहाँ पावर कितना है? 1। यहाँ पावर कितना है? 1। तो ये आपका डायमेंशन निकल गया, किसका? फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया? M1 L1 T -2। अब किसी स्टूडेंट को दिमाग में आता है कि हम 1 नहीं देंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, 1 तो वहां रहता ही है ना, दीजिए या नहीं दीजिए रहता ही है। लेकिन नियम कहता है कि डायमेंशन आपको हमेशा पावर के रूप में व्यक्त करना चाहिए, एमएलटी पे पावर लगाना चाहिए। ये आपका शुद्ध होगा। नहीं भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा शुद्ध होगा। अब देखिए, तो तीसरा पॉइंट क्या समझा रहा है कि डायमेंशन अंक पर निर्भर नहीं करता है। डायमेंशन इज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूमेरिक्स। क्लियर है सबका? क्लियर है? चलिए जवाब दीजिए। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब ये देना है आपको। डायमेंशन जो है वो तो यूनिट पे निर्भर करता है। बताना है कि जब एक स्फीयर के सेंटर पर सॉलिड एंगल का टोटल मान कितना होता है? एक स्फीयर के सेंटर पर सॉलिड एंगल का टोटल मान कितना होता है? द नेट एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, द नेट सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर कितना होता है? लिखिए, अपना जवाब दीजिए। तो किसी गोला के केंद्र पर टोटल सॉलिड एंगल का क्या मान है?
चलिए टाइम आपका पूरा हुआ। जिस जिस भी स्टूडेंट ने 4 पाई स्टेरेडियन लिखे हैं इसका जवाब सही है। अगर इतना नहीं लिखे हैं तो इसका जवाब रॉन्ग है। कैसे हुआ इसको पीछे के लेक्चर में देखिए, क्लास रेगुलर कर रहे होंगे तो आपको पीछे के लेक्चर में निकाल के बताए होंगे कि किसी भी सॉलिड किसी भी स्फीयर के सेंटर पर जो वैल्यू होता है सॉलिड एंगल का ds/r² होता है। ds का मान हो गया 4πr², टोटल एरिया बाय r² कट गया, कितना बचा 4 पाई। तो 4 पाई स्टेरेडियन एक स्फीयर के सेंटर पर टोटल सॉलिड एंगल का मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है कि डायमेंशन अंक पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है the observed dimension must be placed under the capital box। निकाला गया विमा को बड़े कोष्ठ में रखा जाता है। एग्जाम्पल डायमेंशन ऑफ फोर्स सभी निकाले थे m1 l1 t⁻²। तो जब फोर्स का डायमेंशन निकल जाएगा इसको एक कैपिटल बॉक्स में रख दिया जाता है। तो जब डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल लेंगे इसको कैपिटल बॉक्स में रख दिया जाता है। ये एक प्रोसेस है। अगर नहीं भी रखेंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है। जैसे मैंने पहले भी कहा यहाँ पर आप पावर नहीं लिखेंगे 1 पावर, तो 1 तो रहता ही है तो गलती नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिख देंगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा। उसी तरह ये बॉक्स में रख देंगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा। तो चलिए अभी आपने इसमें कितने पॉइंट्स पढ़े? 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या पढ़ा? पहला पॉइंट यही है कि किसी भी इसके लिमिटेशन पर हम एक बार पीछे से आ जाते हैं, क्लैरिफाइज करा देते हैं। देखिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, बीमीय समीकरण का सीमाएं। पहली सीमा है कि किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशन को हमेशा एमएलटी के रूप में ही लिखना चाहिए। पहला इसका सीमा यही है कि किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशन को हमेशा किस रूप में लिखना चाहिए? एमएलटी के रूप में ही लिखना चाहिए। पहला पॉइंट है, रिवाइज करा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशन को जब एमएलटी के रूप में लिखेंगे तो उसके ऊपर पावर अवश्य लगाएंगे। लाइन कट गया है। लाइन कट गया है, लाइन दे रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लाइन का तो समझ में करते हैं। लाइन तो अपने हाथ में रहता नहीं है, इन्वर्टर भरे रहता है।
देखिए, तो अभी हम आपको इसका 4 पॉइंट पढ़ाए। पहला पॉइंट यही है कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना हो उसको एमएलटी के रूप में ही लिखना है। दूसरा पॉइंट है डायमेंशन एमएलटी के ऊपर पावर जरूर लगाना है। तीसरा पॉइंट है डायमेंशन कभी भी अंक पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा पॉइंट है डायमेंशन अगर निकाल लिया जाए तो उसको एक कैपिटल बॉक्स में रख देना चाहिए। तो अभी कुछ डार्क लग रहा होगा, लाइन अभी चूंकि कट गया है इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसे दिखाई सब पड़ेगा, दिखने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आ गया लाइन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ विभिन्न भौतिक राशियों का मात्रक और विमाएं। देखिए भाई लाइन कटा था अभी, आगे का ठीक ठाक है, थोड़ा शाइनिंग है, अब ठीक है। नोट कीजिए। आवाज तो आ रहा होगा, बीच बीच में आवाज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, हालांकि सब लगा हुआ है ही। देखिए तो गौर कीजिए यहाँ पर कि अब ये समझना है आपको कि देखिए भाई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अब हम लोगों को क्या निकालना है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को निकालना है। तो देखिए पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है एरिया। एरिया है, एरिया आपको पता ही होगा, द रीजन इन टू डायरेक्शन। दो दिशाओं में जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग एरिया कहते हैं। या इसको कलर चेंज कर लेते हैं, द रीजन इन टू डायरेक्शन इज known as एरिया। हिंदी है इसका, दो दिशाओं के घिरे हुए क्षेत्र को
यहाँ हिंदी देखिए हम पहले लिखते नहीं थे, अभी ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि सामने में होता था तो बोल देते थे, सब लिख लेता था। अभी अब दूर में है तो बोल के हो सकता है कुछ ना लिख पाता है, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। दो दिशाओं के घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। इस कलर का दिखाई पड़ रहा है। दिखाई तो पड़ रहा है। ध्यान से देखिए, दिखाई पड़ेगा। वैसे ये ब्लैक कलर इस पे ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इस पे ज़्यादा यही दोनों कलर सूटेबल है। देखिए फिर भी लिख दिया है, दिखाई पड़ रहा होगा। दो दिशाओं के घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। अब इसका ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? इसका एरिया इक्वल टू, इसका जो एरिया है इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हो गया ए, लेंथ हो गया एल, ब्रेड्थ हो गया बी। ए इक्वल टू कितना हो गया? एल इंटू बी। अब हम लोग यूनिट निकालेंगे। यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट। एल क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। बी क्या है? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या निकला? मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट अब याद रखना है, सब ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सीजीएस हो जाएगा, अगर फीट स्क्वायर है एफपीएस हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर है तो बड़ा यूनिट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आपको अब ध्यान देना है इस जगह एरिया के लिए। अब एरिया के लिए हम लोग तब इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। इसको नोट कर लिए ना, इसको नोट कर लीजिए तेजी से। इसके बाद आपको आगे समझाते हैं इसका डायमेंशन कितना होगा एरिया का। एरिया का डायमेंशन कितना होगा तुरंत बताते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो याद रखना है, दो दिशाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। द रीजन इन टू डायरेक्शन, द रीजन बॉन्डेड इन टू डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। द रीजन बॉन्डेड इन टू डायरेक्शन इज कॉल्ड एरिया। चलिए नोट कर लिए हैं। अब आपको इसका यूनिट तो समझ गए, इसका डायमेंशन समझाते हैं। तो अब यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हो सकता है दिया रहेगा सीजीएस, किस में रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है दिया रहेगा एफपीएस, क्या हो जाएगा? फीट स्क्वायर, है ना। तो ये सब हो गया यूनिट। तो मीटर स्क्वायर रहेगा तो एसआई में है, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो सीजीएस में है ना, और अगर फीट स्क्वायर रहेगा तो एफपीएस में है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका डायमेंशन क्या होगा? देखिए इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एरिया। मीटर स्क्वायर है, मीटर क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है। यह मास नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो m पावर हो गया 0। मास नहीं है, लेंथ है, l पावर हो गया 2, टाइम भी नहीं है तो t पावर हो गया 0। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? n पावर 0 l स्क्वायर t 0। ये शुद्ध हुआ। केवल l स्क्वायर भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना शुद्ध नहीं होगा। तो एरिया का डायमेंशन हो गया m0 l स्क्वायर t 0। क्लियर है? नोट कीजिए तेजी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो एरिया चाहे आप ट्रायंगल का निकालें, चाहे स्क्वायर का निकालें, किसी का भी निकालें, हमेशा 2 डायरेक्शन में ही वो क्षेत्र लिया जाता है, उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। चलिए अगले चीजों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नंबर 2,
नंबर 2 में है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिनोट तो V से करते हैं, इसका हिंदी है आयतन। वॉल्यूम है क्या? the region which is observed in 3 direction, then it is called volume। वह क्षेत्र जो 3 दिशाओं में प्राप्त होता है उसे आयतन कहा जाता है।